हेलो गाइस, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज आपको डीएसएसबी टीजीटी का ड्राइंग टीचर का 28 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पहले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति वाराणसी से वसई विरार 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। मतलब एक व्यक्ति है जो वाराणसी से वसई जाता है किस स्पीड से? 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और उसी मार्ग से 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से वाराणसी लौटता है। तो उसी मार्ग पे वो 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो वापस आता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी होगी? तो हमें औसत चाल बताएंगे। तो आपको पता है औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल दूरी अपॉन टोटल समय। तो हमें दूरी पता होना चाहिए, समय पता होना चाहिए। ना तो क्वेश्चन में हमें दूरी पता, ना पता समय, तो दोनों चीज पहले निकालनी पड़ेगी। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? एक व्यक्ति है वाराणसी से वसई जा रहा है, 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और उसी मार्ग में वो वापस आता है वाराणसी 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि दूरी बिल्कुल समान है, दूरी सेम है। ठीक, तो हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक रफ्तार, एक जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 21 किलोमीटर, दूसरी चाल कितनी दे रखी है? 28 किलोमीटर। अगर इन दोनों चाल का हम एलसीएम निकाल दें तो एलसीएम निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इसकी दूरी कितनी है। तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 21 का 28 का। तो 7 से कट जाएगा, 7 3 21, 7 चौक 28। ये 3 से कट गया, 3 एकम 3, ये 4, ये कट गया 4 से, 4 एकम 4। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना बन गया? 7 3 21, 21 चौक 84। कितना आ गई टोटल डिस्टेंस? आ गई इसकी 84। तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 84। तो अब जब टोटल डिस्टेंस 84 आ गई, मतलब टोटल डिस्टेंस जो आई है वो एक तरफ की आई है। मतलब जब ये वाराणसी से वसई विरार गया होगा तो वो डिस्टेंस कितनी है? 84 किलोमीटर। ठीक, तो अब फॉर्मूले में लगा दो उठा के। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या है? टोटल दूरी अपॉन टोटल समय। टोटल दूरी कितनी है? 84। तो 84 किलोमीटर जो है एक साइड का है, जब वो वाराणसी से वसई गया है फिर वापस भी आया है तो 84 और किलोमीटर जुड़ेगी, क्योंकि वापस आया है, क्योंकि इसको औसत चाल बतानी है, मतलब टोटल चाल बतानी है। तो टोटल टोटल दूरी तो वही बैठेगी जो वो वाराणसी से वसई गया था और फिर वसई से वापस आया। तो 84 प्लस 84 अपॉन में समय। अब समय लिखना, और समय कैसे निकालते हैं हम? समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय का फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन में औसत, सॉरी दूरी अपॉन में चाल। ठीक, तो दूरी कितनी है? 84 है पहले वाले की, अपॉन में आएगा चाल। चाल पहले वाले की कितने? 21 किलोमीटर, अपॉन 21 प्लस दूसरे वाले की दूरी कितनी है? 84, अपॉन में दूसरे वाले की चाल क्या है? 28, तो अपॉन 28। ये हो जाएगा हमारा समय। अब इसको करना है सोल्व। तो 84 प्लस 84 कितना हो जाएगा? 168 अपॉन 21 को, जब 84 से 21 को डिवाइड करेंगे वो कितने पे कट जाएगा? 4 पे। प्लस अगर आपको ये मुश्किल हो रहा है करना तो जो हमने एलसीएम निकालना था ना उससे भी कर सकते हैं। जैसे 21 है, यहाँ से 21 बना लो, 7 से 21 बन गया, जो बच गया उससे डिवाइड हो जाएगा। 4 बच गया तो 4 सीधा उतार लो। अब 84 को 28 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। अगर आपको डिवाइड नहीं करना तो आप इसलिए एलसीएम देख के भी कर सकते हैं। यहाँ से 28 बना लो, 7 चौक 28, बच गया कितना? 3, तो 3 से कट जाएगा। ठीक है, ये टाइम बचाने की ट्रिक है। ठीक है, 168 अपॉन में ये 4 प्लस 3 बन गया 7। अब इसको कर दो डिवाइड, तो 168 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 7 दूनी 14, बच गया 2, 28, 7 चौक 28, तो कट गया। तो कितना आ गया? 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि अजय ने अर्धवार्षिक परीक्षा में 325 अंक और वार्षिक परीक्षा में 416 अंक प्राप्त किए। मतलब अजय ने अर्धवार्षिक परीक्षा में तो 325 अंक लाया था और पूरी वार्षिक परीक्षा में, फाइनल परीक्षा में 416 मार्क्स लाया। तो उसके अंक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो हमें बताना है कि उसके अंक जो बढ़े हैं, वृद्धि हुई है, वो कितने प्रतिशत हुई है। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। तो जो अजय था, अजय ने अर्धवार्षिक में कितने मार्क्स लाया? 325, और वार्षिक परीक्षा में लाया 416। तो ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो अर्धवार्षिक में थे 325, फिर बढ़ के कितने हो गए? 416। तो कितने की वृद्धि हुई है? 325 से 416 हुए तो कितने की वृद्धि हुई है? ये इसकी वृद्धि हुई है 91 की। 416 में से 325 माइनस कर देंगे तो वो हमारी वृद्धि आ जाएगी 91। तो हमसे पूछ रहा है वृद्धि परसेंटेज निकालनी है, मतलब कितनी वृद्धि हुई है। तो वृद्धि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? जितनी वृद्धि हुई है ऊपर, अपॉन में जहां से वृद्धि हुई है वो, और परसेंट निकालनी होती है into 100। अब वृद्धि परसेंट निकालने, तो वृद्धि के लिए सबसे पहले वृद्धि आएगी
तो 325 से 716 होगा तो कितने की वृद्धि हुई? 91। तो 91 उतार लिया, अपोन में जिससे वृद्धि हुई है वो आएगा नीचे। तो तीन जो 91 की वृद्धि हुई है किससे हुई है? 325 से, मतलब 325 से तो वो 416 हुआ, 91 की वृद्धि हो गई, तो किससे हुई है वृद्धि? 325 से। तो अपॉन 325 प्रतिशत निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं, ठीक। अब काट दो 5 से, 5 छंग 30, 2 बच गए, 5 पंजे 25, ये कर जाए 5 दूनी 10, 0, फिर 5 से कर जाएगा 5 एकम 5, यहाँ से बच गया 1, 5 3 15, तो यहाँ से कर जाए 5 चौक 20, अब 13 से कट जाएगा, 13 सत्ते 91, ठीक। तो यहाँ से बच गया 7 इंटू 4, तो 7 चौक 28, तो 28% आ गया, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 35 और 12 सेंटीमीटर है, मतलब एक समचतुर्भुज है, उसकी दो विकर्णों की लंबाई दे रखी है 35 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, मतलब पहले विकर्ण की लंबाई दे रखी है 35 सेंटीमीटर D1, जिसको D1 मान लिया, तो दूसरा विकर्ण है D2 जिसकी 12 सेंटीमीटर की लंबाई है। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है? समचतुर्भुज का परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है समचतुर्भुज के? समचतुर्भुज के अगर परिमाप हमें निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू ए। 4a, यहाँ पे ए क्या है? ए वो साइड है किसकी? समचतुर्भुज की साइड है, भुजा है। तो हमें भुजा तो पता नहीं, क्योंकि हमें विकर्ण दे रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम भुजा निकालेंगे। तो वो भुजा कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे, ये एक समचतुर्भुज है, ठीक, और इस समचतुर्भुज में ये होती है हमारी विकर्ण, ठीक है, ये होती है विकर्ण। तो जो ये विकर्ण है ये आपस में जो काटती है वो 90 डिग्री पे काटते हैं, कि मतलब ये आधी आधी कट जाती है, मतलब आधी जितनी टोटल होते हैं ना, आधी ये आधी हो जाएगी, ये आधी हो जाएगी, तो ये आधी हो जाएगी, ये आधी हो जाएगी, जहाँ से कट रही है। तो एक विकर्ण है 35, मतलब ये पूरी है 35, तो ये यहाँ से कट गई, तो ये 17.5 बच गई आधी, और ये 17.5 बच गई ये वाली, ठीक है। ये ये बच गई 17.5 और ऊपर वाली 17.5, और ये पूरी जो है ये है कितनी? 12 सेंटीमीटर। जब ये 12 सेंटीमीटर यहाँ से कटी तो आधे आधे में बट गई, तो ये 6 सेंटीमीटर होगी, ये 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक, समझ गए? ये 17.5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से हमें क्या निकालनी है? भुजा निकालनी है। तो भुजा कैसे निकालेंगे? जब हमें ये वाला विकर्ण पता है, ये वाला भी पता चल गया, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली भुजा नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? ये साइड लिख दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसको मान लो ओ। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए पाइथागोरस थ्योरम ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, मतलब यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। तो ए बी का स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज होती है इसका स्क्वायर बराबर में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। यहाँ से भुजाएं निकाल देंगे। अब ए ओ कितना है? हमारी ए ओ है 17.5, मतलब 17.5 का स्क्वायर प्लस ओ बी कितना है? 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब 17.5 का क्या कर देंगे? हम स्क्वायर निकाल लेंगे। तो वो ना निकाल के पहले इस पॉइंट को हटा लो। जैसे हमने पॉइंट हटाया नीचे एक जीरो लग गई, ठीक है, का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर होता है 36। अब 175 का क्या कर लो? स्क्वायर निकाल लो। तो 175 इंटू 175 निकालो। 5 5 25, 2 ऊपर, 7 5 35, 37, 3 ऊपर, 5 1 5 और 3 8, 7 5 35, 3 ऊपर, 7 7 49, 52, 5 ऊपर, 7 1 7, 5 12, ठीक। अब आ गया 1 1 5 5, 1 7 7, 1 1 1, तो कितना बन गया? 5 7 5 12, हासिल लगाए 8 2 10, 10 5 15, 1 16, हासिल लगा 1 7 2 9, 1 10, हासिल लगा 1 30625, कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 30625 अपॉन में 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, ठीक, प्लस 36, ठीक भाई। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 100। ये 100 था, 100 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 100 बन जाए 1 से, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से करनी पड़ेगी। तो कितना बन गया? 30625। इसके नीचे क्या है? 1, और यहाँ पे कितना है? 100। तो कितने से मल्टीप्लाई करें? 100 बन जाए 100 से, तो 36 की मल्टीप्लाई 100 से करके कितना बन जाएगा? 3600, ठीक है। ये हमारी आएगी जिसकी वैल्यू ए बी के स्क्वायर की।
ए बी के स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसको जोड़ प्लस करना 30625, तो यहाँ से 3600 तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5 2 6 6 12 ऐसे लगा 3 1 4 3 कितना बन गया 34225, ठीक है 34225 34225 बन गया ना। अब हमें नीचे बन गया 100। अब हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा किसका 34225 अपॉन 100। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना तो भारी हो जाएगा। तो एक चीज मैं समझाता हूँ आपको इसका स्क्वायर रूट निकालने का कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो आपको थोड़े से 1 से 10 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। मतलब यहाँ लिख देता हूँ साइड में, ए का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। यहाँ से क्या चीज़ सीखी, अगर हम ए का स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 आएगा लास्ट में, 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36, इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, 7 का स्क्वायर निकालेंगे इसकी यूनिट डिजिट 9 आएगा, 8 का स्क्वायर निकालेंगे इसकी यूनिट डिजिट 4 आएगा और 9 का स्क्वायर निकालेंगे इसकी यूनिट डिजिट 1 आएगी और 10 का स्क्वायर निकालेंगे इसकी यूनिट 0 आएगी। मतलब यहाँ से आप एक चीज़ समझे, जो हमारे पास ए का स्क्वायर कर ले या हम 5 का स्क्वायर कर ले या हम 6 का स्क्वायर कर ले या हम 10 का स्क्वायर कर ले, तो हमेशा यूनिट डिजिट वही मिलती है। मतलब 1 का स्क्वायर कर लो 1 बन गया, 5 का स्क्वायर कर लो 5 भी मिलेगी यूनिट डिजिट, 6 का स्क्वायर कर लो फिर भी यूनिट डिजिट 6 मिलेगी और 0 का कर लो 0 मिलेगी। मतलब हमेशा ये याद रखना 1 5 6 और 10 का स्क्वायर करने पे वही यूनिट डिजिट मिलती है जो नंबर होता है जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा सा हम इसको याद करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट 4 बनेगी, ऐसे 3 का याद रखना पड़ेगा 9 बनेगी, ऐसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 बनेगी, ऐसे ही 7 का करेंगे तो 9 बनेगी, 8 का करेंगे तो 4 बनेगी। अब क्वेश्चन को समझो, अब हमें निकालना है 3425 का, 34225 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे, ये लास्ट के 2 एक साथ ले लिए और ये 3 एक साथ ले लिए। मतलब हमेशा स्टार्टिंग 2 से करनी है, लास्ट से 2 लेने पहले। तो यहाँ पे देखो 5 है, तो 5 यूनिट डिजिट किस में आ रहे हैं, तो 5 यूनिट डिजिट हमें पता है, 5 यूनिट डिजिट जब 5 का स्क्वायर करेंगे उसमें ही आएगी और उससे अलग किसी में नहीं आएगी। पता है ना कि एक 5 एक ऐसा है जिसका स्क्वायर करने में 5 यूनिट डिजिट आ रही है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, तो किसका स्क्वायर करने पे 5 बनना है, 5 का, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 5, ठीक। अब 342 जो है इसका स्क्वायर, मतलब ऐसे नंबर का स्क्वायर करो जो 342 के पास आ जाए, ऐसा स्क्वायर करो जो 342 के पास आ जाए। तो अगर मैं 10 का स्क्वायर करूंगा 100, 11 का स्क्वायर करूंगा 121, 12 का करूंगा 144, 13 का करूंगा 169, 14 का करूंगा 176, 15 का करूंगा 225, 16 का करूंगा 256, 17 का करूंगा 289 और 18 का स्क्वायर करूंगा, शायद इसके पास आएगा। तो 18 का करके देखो स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर क्या मिल जाए, 8 8 64, 6 ऊपर 8 1 8 और 6 14, तो 18 तो 4 8 4 12, हाथ से लगाए 324 आ गए। देखो उसके पास आ गए, तो कौन सा का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर इसके पास आ गया। तो जब 18 का स्क्वायर इसके पास आ गया, 19 का स्क्वायर इससे बड़ा आया, तो मतलब हमेशा इस डिजिट से छोटा वाला लेना है। तो 324 इससे छोटा है, तो कितना आ गया 18, तो सीधा यहाँ पे 18 लिख देंगे। तो ये 185 जो है इसका स्क्वायर रूट आ गया, इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 185। तो हम जो ए बी की वैल्यू है, वो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 34225 की वैल्यू आ गई 185, ठीक। और जैसे 100 है, 100 का स्क्वायर रूट निकालना है, 100 का स्क्वायर रूट निकालने में जितने जीरो है उनका पेयर, दो का पेयर बना दो। कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 का पेयर बना ले और इसमें से 1 आ जाएगा सीधा, क्या बनेगा 10। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 18.5।
तो ए बी क्या आ गई, हमारी भुजा आ गई, किसकी, समचतुर्भुज की क्या आ गई, भुजा आ गई। और हमें निकालना क्या, परिमाप। तो परिमाप निकालने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, परिमाप निकालने का फॉर्मूला था 4 इंटू ए, मतलब 4 इंटू कर देंगे भुजा, भुजा कितने निकली 18.5, तो 4 की गुणा 18.5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा 74। कितना आ जाएगा 74। तो कौन से ऑप्शन में 74 है, देखो जरा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 18 है, मतलब 13 संख्या है जिसका औसत दे रखा 18, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। मतलब इसने ये कहा 13 संख्या है, 13 संख्या का औसत दे दिया 18, फिर उसने कहा हर संख्या में उसने 5 की गुणा कर दी तो नया औसत क्या होगा। मतलब हमेशा याद रखना, कोई कितनी भी संख्या है उसका औसत जो भी हो, अगर हम क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रत्येक संख्या की, जितने से वो कह रहा है प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा कर दिया, तो हर संख्या को जितने से गुणा कर दिया तो उस औसत को भी हम उतने से गुणा करते हैं, वो हमारा नया औसत आ जाएगा। जैसे इसने कहा 13 संख्या का औसत 18 है, मतलब 13 संख्या का औसत दे दिया 18, और यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया जाए, उसने हर संख्या को 5 से गुणा कर दिया तो उसका नया औसत क्या होगा। जब हर संख्या को 5 से गुणा कर दिया, जो औसत है उसको भी 5 से गुणा कर दो, उससे नया औसत आ जाएगा। हमारा औसत कितना 18, तो इस 18 को भी 5 से गुणा कर दो तो नया औसत आ जाएगा। तो 18 की 5 से मल्टीप्लाई करी, 5 8 40, 4 बचे, 5 5 4 9 90, तो नया औसत कितना आ गया 90 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी मूलधन पर 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज 312 है, मूलधन ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में बोला है किसी भी मूलधन पर, कोई मूलधन है, उस मूलधन पे 6% वार्षिक दर लगाया, मतलब रेट दे रखा है 6%, कितने साल के लिए, 5 वर्ष के लिए लगाया है, और साधारण ब्याज जो है इसका 312 दे रखा है। तो हमें मूलधन बताना है, मतलब क्वेश्चन में बोला है किसी मूलधन पर जो है, कोई मूलधन है उस पर 6% रेट लगा के कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, और उसका साधारण ब्याज दे रखा है 312, तो हमें मूलधन बताना है। मतलब साधारण ब्याज कितना दे रखा है 312, रेट कितना दे रखा है 6%, और टाइम दे रखा है 5 वर्ष, ठीक 5 साल। तो हमें निकाला मूलधन, मूलधन कितना होता है आपको पता है, हमेशा मूलधन जो है 100 होता है, तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से अगर हम साधारण ब्याज निकालें, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इंटू टाइम, रेट कितना 6 और टाइम कितना 5 साल, तो 6 इंटू 5 कितना बन गया 30। तो हमने जो साधारण ब्याज निकाला वो 30 निकाला, और क्वेश्चन में साधारण ब्याज कितना दे रखा है 312, तो यहाँ से 30 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 312, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 312/30। तो हमसे पूछा गया मूलधन निकालो, तो मूलधन कितना होता है 100 यूनिट, तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालना, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 312/30 इंटू 100। अब काट दो से, 0 से 0 कट गया, ये कट जाएगा, ये 3 से काटो, 3 1 जा 3, मतलब 3 10 जा 30, 1 बचा 3 चौक 12, तो 104 इंटू 10 कितना बन जाएगा 1040। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। एक मेथड तो ये है, एक दूसरा मेथड भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा मेथड देखो, इस ये भी ऐसे करना, मतलब ये क्या रखा है, रेट दे रखा है 6% और टाइम दे रखा है 5 साल और साधारण ब्याज दे रखा है 312। तो हमें निकालना मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज इज इक्वल टू PRT/100। तो साधारण ब्याज कितना दे रखा है 312, प्रिंसिपल हमें मूलधन निकालना है, रेट कितना है 6% और टाइम कितना 5/100। तो काट दो 5 से, 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10 0। अब ठीक है, अब ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा हमारे पास 312 के साथ मल्टीप्लाई में चले गया 20, और ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में चले जाएगा 6 में। अब काट दो 6 पंजे 30, बच गया क्या 1, तो 6 दूनी 12, तो कितना बच गया हमारे पास अब 52 इंटू 20। तो अब 52 की मल्टीप्लाई 2 में कर लो, क्योंकि 0 है लास्ट में लगा देंगे, तो 52 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो कितना बन गया 104, और एक 0 था वो लगा दो, तो कितना आ गया 1040। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वस्तु x और y के क्रय मूल्य का अनुपात 7:9 है। मतलब एक वस्तु है x, एक वस्तु है y, इन वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है CP दे रखा है 7:9। ठीक, फिर इसने बोला एक वस्तु x, एक व्यक्ति वस्तु x को बेचकर 50% का लाभ अर्जित करता है। मतलब एक वस्तु है, एक व्यक्ति है जो वस्तु x को कितने में बेचकर 50% लाभ पर अर्जित करता है, तो कितना लाभ कमाता है 50%। तो आपको पता है 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। अगर फ्रैक्शन याद नहीं है तो 50% हटा के 100 लग गया, तो 1/2 बन गया।
मतलब इसने कहा है कि 1/2 का क्या हुआ, लाभ अर्जित किया, मतलब सीपी, एक तरफ सीपी लिख दिया, एक तरफ एसपी, मतलब 2 की चीज उसने खरीदी होगी तो 1 का लाभ कमा के 3 में बेची होगी ना, सीधी सी बात है ना। 2 की खरीदी होगी, इसने कहा ना 50% का लाभ हुआ, 50% का लाभ अर्जित किया, तो 50% की फ्रैक्शन होते हैं 1/2, मतलब 2 में उसने चीज खरीदी होगी तो 3 में बेची होगी, 1 का लाभ देके। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा जो एक्स है, एक्स किसी चीज को कितने में खरीदता है, 7 में, और क्वेश्चन में जो हमने निकाला वो कितने में निकाला, 2 यूनिट में। तो 2 यूनिट किसके बराबर, 7 के बराबर। यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर आ गई, 7/2। तो हमसे कह रहा है कि इसने कितने में बेची, 3 यूनिट में, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। तो 7/2 इंटू 3 कितना आ गया, 21/2। तो उसने जो है, एक्स ने जो है किस उस चीज को कितने में बेची होगी, 21/2 में बेची होगी। समझ गए इतना, उसने कितने में बेची होगी, 21/2 में बेची होगी। ठीक, आगे पढ़ो। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि वस्तु Y को बेचकर उसे 30% की हानि होती है। फिर उसे जो है, अगर उसने वस्तु Y को बेचा, उसे कितने की हानि हुई, 30% की। तो 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 30% का फ्रैक्शन होता है, 30% हटाने के नीचे 100 लगा दिया, तो 0 से 0 करके कितना आ गया, 3/10। तो एक तरफ सीपी लिख लिया, एक तरफ एसपी लिख लिया, मतलब 3/10, 30% का फ्रैक्शन आया 3/10। तो कोई चीज अगर उसने 10 की खरीदी होगी, 10 पे 3 का लॉस होगा, 3 की हानि होगी, तो बेची कितने में होगी, 7 में। तो हमें ये बताया उसने बेची है तो 7 में बेची है, तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमने निकाला है क्रय मूल्य, जितने में हमने उस चीज को खरीदी है, 10 में खरीदी है हमने जो निकाला है, और क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है, 9। तो 10 यूनिट किसके बराबर, 9 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 9/10 के। हमें निकालना है कितने में बेची, 7 यूनिट में, तो 7 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9/10 इंटू 7, कितना बन गया, 9 7 जा 63, कितना बन गया, 63/10। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो आगे कैसे करते हैं। तो अब 21/2 को डिवाइड कर दो, डिवाइड करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10.5। कैसे, देख लो, 21 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, खत्म, 0। तो 2 1 जा 2, ये 21 है ना, 2 10 जा कर दो ना सीधा, 2 10 जा 20, कितना बन गया, 1 बच जाएगा, तो 0 लगा दिया तो पॉइंट लग गया, 2 5 जा 10, तो 10.5 आ गया। मतलब x जो है, x ने कोई चीज 7 में खरीदी होगी और बेची कितने में, 10.5 में। ऐसे y जो है 9 में कोई चीज खरीदी, तो 63 को डिवाइड करेंगे 10 से, कितना आ जाएगा, 6.3। मतलब y जो है, y ने कोई चीज, y जो है, y वस्तु जो है, उस y वस्तु को 9 में खरीदी होगी तो बेची कितने में होगी, 6.3 में। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ हानि प्रतिशत कितना होगा। तो हमें बताना है, अगर लाभ हुआ तो लाभ कितना प्रतिशत होगा, हानि हुई है तो हानि कितने प्रतिशत हुई। अब देखो जो एक्स वस्तु है, एक्स वस्तु कितने में खरीदी थी, 7 में, तो वाई वस्तु है कितने में खरीदी थी, 9 में। तो टोटल दोनों वस्तु मिला के कितने में खरीदी, 7 + 9 16, 16 में खरीदी होगी। तो ऐसे ही एक्स वस्तु जो है कितने में बेची, 10.5 में, और वाई वस्तु कितने में बेची, 6.3 में। तो दोनों वस्तु को मिला के कितने में बेची होगी उसने, 10.5 प्लस कर देंगे 6.3 में, 5 3 8 6, कितने में बेची होगी, 16.8 में। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, कोई चीज, कोई वस्तु जो है 16 में खरीदी है, 16.8 में बेच रहे हैं, तो सीधा सीधा पता चल रहा है लाभ हो रहा है। तो जब लाभ हो रहा है तो हमें बताना कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ है। तो जब भी हमें लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना, तो उसका फॉर्मूला क्या था, लाभ ऊपर अपॉन में सीपी नीचे, मतलब क्रय मूल्य नीचे, इंटू 100। तो लाभ कितना हो रहा है, 16 में खरीदी, 16.8 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, 0.8 का, अपॉन सीपी नीचे, क्रय मूल्य वो कितना है, 16 इंटू 100। अब इसको कर देंगे सोल्व। अब कैसे सोल्व करें, जैसे यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट हटाने, पॉइंट के बाद कितने नंबर, 1, तो 10 से नीचे, 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, 10 नीचे आ गया तो पॉइंट हट गया, तो काट दो, 8 दूनी 16, 1 0 से 1 0 गया, 2 पंजे 10, कितना आ गया, 5%। तो कितना आ गया, 5% का क्या हुआ से लाभ हुआ। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक, आई होप समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 7वां क्वेश्चन, ए और बी एक काम को क्रम से 17 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए जो है किसी काम को 17 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो ए अकेला 13 दिन काम करता है, तो ए अकेला कितने दिन काम करता है, 13 दिन काम करता है और फिर काम छोड़ देता। तो ए जो है 13 दिन काम करके
फिर कितना छोड़ देता है, फिर काम छोड़ देता है। तो शेष काम पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगे, तो हमें बताना है जो काम बच गया उस काम को करने में बी को कितने दिन लगे। देख क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि ए जो है किसी काम को 17 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो फिर ए अकेला ने 13 दिन काम करता है, तो ए जो है अकेला किसी काम को 13 दिन करता है और फिर वो काम छोड़ देता है। फिर बचा हुआ काम कौन करता है, बी। तो हमें ये बताना है तो बचा हुआ काम वो कितने दिन में खत्म कर लेगा, बी। अब ये देखो, ए जो है कोई काम कितने दिन में करता है, 17 दिन में। बी जो है किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक। तो अब हम अगर इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके पता चल जाएगा कि उसका टोटल काम कितना है। अगर हम इसका एलसीएम लेने बैठ जाए तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो हम पूरा एलसीएम लेते ही नहीं इसका। सिंपल तरीका है, इसको हम इसका टोटल वर्क ऐसे लिख रहे हैं, 17 की मल्टीप्लाई करते हैं 30 में, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ये होगा हमारा टोटल वर्क। ये क्या होगा हमारा टोटल वर्क, ठीक है। अगर हम टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर दे तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम किया। 17 इंटू 30 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 30। तो जो ए है, ए एक दिन में कितना काम कर लेगा, 30 काम कर लेगा। ऐसे ही 17 इंटू 30 को 30 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 17। तो बी जो है किसी काम को कितने दिन में कर लेगा, 17 दिन में कर लेगा, ठीक। तो फिर इसने आगे बोला है ए अकेला 13 दिन काम करता है, तो ए कितने दिन काम करता है, 13 दिन। जब ए जो है एक दिन में 30 काम करता है तो 13 दिन और काम करता है वो। ए जो है अकेला एक दिन में 30 काम करता है, और क्वेश्चन में क्या रखा है, ए ने 13 दिन काम किया। जब एक दिन में 30 काम किया तो 13 दिन में कितना काम कर लिया, 13 इंटू 30 कितना होगा, 13 3 जा 39, तो 390 काम कर लिया। अब 390 काम हो चुका है, टोटल काम कितना है, 17 इंटू 30। अब 17 इंटू 30 की मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क निकाल लो। 17 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 में, मतलब 0 छोड़ दो, 3 से कर लो, 7 21 हज लगे 2, 7 3 कम 3 2 5, तो टोटल काम कितना आ गया, 510। टोटल काम आ गया 510, और उस 510 में से 390 काम ए ने कर दिया, तो 390 काम करके ए ने छोड़ दिया। फिर ये बोल रहा है बचा हुआ काम बी करता है, और बी कितने टाइम में करता है। तो पहले तो देखो काम कितना बच गया, बचा हुआ काम कितना है, तो टोटल वर्क में से घटा दो। 510 में से 390 घटा दिए, कितना बच गया, 120 काम बच गया। तो 120 काम कौन करेगा, 120 काम करेगा बी। तो उसका निकालना है बी जो है कितने टाइम में काम कंप्लीट करता है, पूछ रहा है। जब भी समय पूछता है तो समय पूछता है, तो टोटल वर्क ऊपर, अपोन में बी का पूछ रहा है तो बी का एक दिन का काम नीचे, टोटल वर्क ऊपर और बी का एक दिन का काम नीचे। टोटल वर्क कितना है, 120, तो 120 लिख दिया, अपोन में बी का एक दिन का काम नीचे। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 17 काम कर रहा है, तो अपोन 17। अब मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करो, तो 120 को डिवाइड करो 17 से, तो क्या बनेगा, 17 से करेंगे तो ये किसके आसपास आएगा, लगभग 17 17 6 जगह ना, 7 6 42, 4 ऊपर 6 1 6 110, एक बार और हो सकता है। तो 17 की मल्टीप्लाई किसमें कर दो, 7 में, 7 7 49, 4 ऊपर 7 4 11, 119 आ गया। 17 सत्ते कितना आ गया, 119। तो कितना बच गया यहाँ से, 1। तो सबसे पहले जो यहाँ होता है ये लिख देते 7 क्वेश्चन में, तो फिर जो रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं 1, अपोन में ये वाला लिखते 17। तो कितने दिन में काम खत्म हो जाए, 7 सही 1/17। तो 7 सही 1/17 कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। अब 18वां क्वेश्चन देखो, सॉरी 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार 5,000 रुपये में 100 समान वस्तु खरीदता है। मतलब एक दुकानदार जो है 5,000 रुपये में 100 सामान खरीदता है, मतलब 100 वस्तु खरीदता है। फिर उसने कहा एक सेल के दौरान वह उनमें से 80 वस्तु 50% लाभ पर बेचता है। फिर वही उसने जो है 80 वस्तु जो है 25% लाभ पे बेच दिया। फिर लेकिन शेष बचे हुए 20 वस्तु जो है उसने 10% हानि पे बेच दी। ठीक है, तो फिर कह रहा है दुकानदार का कुल लाभ और कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने बताए थे कि जब कोई क्वेश्चन में वस्तु दे रखी हो और ये बता रखा हो उस पे इतना, मतलब उस पे इतनी हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, इस वस्तु पे इतनी हानि हो रही है इतना लाभ हो रहा है, अगली वस्तु पे इतनी हानि हो रही है इतना लाभ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो इसमें इस दुकानदार के जो 5,000 रुपए है ना, एक दुकानदार 5,000 में 100 समान वस्तु को खरीदते हैं, इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जो सेल के दौरान बात हो रही है यहाँ से स्टार्ट होगा। क्योंकि हमने चीज बताई थी ना, आपको समझाई थी कि इतने वस्तु में इतना लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु में इतना लाभ या हानि हो रहा है, तो बताना कि टोटल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे समान, कितना समान है,
और ऊपर लिख लें कितना लाभ या हानि हो रही है। तो 80 वस्तु पे कितनी लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। फिर अगली जो है 20 वस्तु पर कितने का हानि हो रही है, 10%, मतलब -10 लिखते हैं। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, यहां से फ्रैक्शन बना लेंगे, फ्रैक्शन 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो क्या रेशियो हो गया, 4:1। तो अब क्या करेंगे, इस प्रॉफिट की इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 25 चौक का 100, और इस वाले की इसमें कर दें -10 × 1 -10। तो अब क्या करेंगे, अब इसका देख लो कितना हमें निकालना, क्या है कुल हानि या कुल लाभ कितना हुआ। तो 10 में से 100 है, 100 में से माइनस कर देंगे 10 को, अपोन में जो इसकी वस्तु का रेशियो है उसको जोड़ देंगे। वस्तु का रेशियो है 4 रेशियो है और 1 रेशियो, तो 4 + 1 5, ठीक। तो 100 में से 10 का है कितना बचे, 90 अपोन 5। तो 90/5 पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं लाभ हुआ है, तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 4 बचे 5 × 40, तो कितने % का लाभ हुआ, 18% का। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं ना, कि कोई वस्तु दे रखी है उस पर इतने का लाभ, फिर अगली वस्तु दे रखी है उस पर इतने का लाभ या हानि, फिर उससे अगली वस्तु दे रखी है उस पर लाभ या हानि, तो उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, उसको समान को नीचे लिख देते हैं, प्रॉफिट या लॉस को ऊपर लिख देते हैं, फिर समान वाले का उसका रेशियो बना लेते हैं, फिर उनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उनको जोड़ देते हैं, और अपोन में जो वस्तु है उनका रेशियो को ऐड करके इसको डिवाइड कर देते हैं, वो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, अगर नहीं आया हो तो मुझे बताना, इस चीज़ को दोबारा समझाऊंगा मैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं, ये 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त MZK, तो 3 दोस्त हैं MZK ने एक स्टार्टअप में क्रमशः 7,350, 9,800 और 19,600 का निवेश किया। मतलब 3 दोस्त है MZK जिसने M ने जो है 7,350 और Z ने 9,800 और K ने 19,600 का निवेश किया, ठीक है। फिर वह अपने लाभों की पूंजी अनुपात में बांटने पर सहमत हुए। मतलब फिर उसने वह जो उन पे लाभ हुआ, उस लाभ को जो लाभ हुआ उसको जो पूंजी है, उस जो लाभ हुआ उसे, वो लाभों को जो उनका पूंजी का अनुपात है उसके हिसाब से अपने आप में बांटेंगे, ठीक। तो फिर उसने कहा यदि M और Z के लाभ के हिस्से का अंतर 2,666 है, तो M और Z के जो लाभ है उस लाभ का जो हिस्सा है उसका अंतर कितना है, 2,666। तो हमें बताना है, तो स्टार्टअप द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना जो स्टार्टअप हुआ था उसमें जो लाभ हुआ था, कुल लाभ वो कितना हुआ था। क्वेश्चन को समझो, मतलब इसने एक तरफ जो है 3 दोस्त है, एक M हो गया, एक Z हो गया और एक K होगा। तो M ने जो है कितना निवेश किया था, 7,350, Z ने कितना निवेश किया, 9,800 और K ने कितना किया, 19,600। तो उसने 3 दोस्तों ने जो निवेश किया है, इस रेशियो में निवेश किया है, तो इसने ये बताया एक फिक्स टाइम के लिए किया है। मतलब टाइम इसमें फिक्स दे रखा है, इसमें टाइम बता रखा फिक्स है, मतलब ऐसा कुछ नहीं दे रखा इसने इतने साल के लिए गया, इसने इतने साल के लिए, मतलब इसने टाइम बता रखा है, इसमें फिक्स है टाइम। जब कोई टाइम फिक्स होता है, जितना हम निवेश करते हैं, मतलब कि जो हम निवेश करते हैं उसका अनुपात जो होता है, वही अनुपात क्या होगा, उसके लाभ का होगा। मतलब जब टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम फिक्स होता है, जो निवेश का अनुपात होता है वही अनुपात उसके किसका होगा, लाभ का। अब देखो इसका अनुपात निकाल लो, 1 0 से 1 0 गई, 1 0 गई। अब 5 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 से काटो, 5 एकम 5, 2 23, 5 चौक 20, 3 बज गया, 5 7 35। यहाँ से काट लो, 5 एकम 5, 4 45, 5 9 45, 3 बज गया, 5 6 30। अब यहाँ से काट लो, 5 3 15, 4 5 9 45, 1 बज गया, 5 2 10, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब देखो और से कटेगा, 2 से सिर्फ ये कटेगा, ये नहीं कट सकता। 3 से ये, 3 से काट के देखो, 3 चौक 12, 2 3 हम 27 कट गए, तो ये कट के देखो, 3 6 18 16, ये नहीं कटेगा। तो 4 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से भी नहीं कट सकता। ये 6 से काटोगे, 6 दूनी 12, 6 से भी नहीं कटेगा। अब 7 से काट के देखो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये 7 दूनी 14, 5 बजे 7 8 56, ये कट जाएगा, 7 5 35, 4 बजे 7 6 42। तो ये रेशियो बन गया लास्ट, इससे आगे ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब फिर इसने क्वेश्चन में बोला, मतलब ये आ गया इसके लाभ का अनुपात, ये आ गया इसके लाभ का अनुपात, ठीक है। जब लाभ का अनुपात आ गया, फिर इसने क्वेश्चन में बोला है M और Z का जो लाभ हुआ, जो M और Z का लाभ का हिस्सा है उसका अंतर 2,666 दे रखा है। M Z के लाभ का जो अंतर है, तो यहाँ पे M का लाभ कितना है, 21 और Z का लाभ है 28, तो इसका अंतर कितना, 7।
तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी हमें, 2666। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2666/7। तो फिर इसने बोला है तो स्टार्टअप द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब जो स्टार्टिंग में जो स्टार्टअप स्टार्ट किया था तो उसमें लाभ कितना हुआ था, टोटल लाभ बताना। टोटल लाभ का मतलब तीनों का जो लाभ है, तो तीनों का लाभ को जोड़ के ये बताना कितना लाभ हुआ है। तो जोड़ो 21 + 28 कितना बन जाएगा, 49, और 49 + 56 कितना बनेगा, 9 × 6 = 15, हासिल आएगा 5 × 9 = 10। 105 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 105 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2666/7 × 105। अब 7 से काट दो, 7 से कट जाएगा ये, 7 एकम 7, 3 बज गया, 7 पंजे 35। तो हमारे पास मिल गया 2666 × 15। तो 5 की मल्टीप्लाई 6 मान लो, 5 अंक 30। लास्ट में 0 आना चाहिए, देखो 0 किस में आ रहा है, तो 0 भाई साहब लास्ट 3 ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब इसको पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर लो 2666 की 15 में, 5 6 = 30, 3 ऊपर, 5 6 = 30, 33, 3 ऊपर, 5 6 = 30, 33, 3 ऊपर, 5 दूनी 10, 3 13। ठीक, तो 6 6 6 2, तो क्या बन जाएगा, 0 6 3 9 6 3 9 6 3 9 3 3 9 9 9 9 9। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये चीज। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है दिया गया पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। मतलब इस जो ये पाई चार्ट दे रखा है, इस पाई चार्ट को ढंग से पढ़ो और उसके उत्तर देने। तो क्वेश्चन में बोला है दिया गया पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर साइंस में परीक्षा में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। मतलब ये चार्ट जो है, विद्यार्थी है उसके अंग्रेजी के, हिंदी के, गणित के, विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के और कंप्यूटर विज्ञान के अंकों, परीक्षा में अंकों को दर्शाता है। तो यदि अधिकतम अंक उसका 1800 है, अगर उसके अधिकतम अंक जो है, अधिकतम अंक कितने हैं, 1800 है, तो हमें क्या बताना है, तो विद्यार्थी द्वारा गणित और कंप्यूटर विज्ञान में प्राप्त संयुक्त अंक कितने होंगे। किसमें, गणित और कंप्यूटर साइंस, गणित और कंप्यूटर विज्ञान में। गणित में 83 और ये 17, मतलब 83 और 17 में उसके कितने अंक प्राप्त किए होंगे उसने, गणित में और कंप्यूटर साइंस में। गणित में कितने हैं, 83 डिग्री, और इसमें कंप्यूटर साइंस में कितने हैं, 70। तो 83 और 70 कितने बन गए, 80 70 150, 153 यूनिट की वैल्यू पूछ रहे हैं। मतलब हमें 153 यूनिट की वैल्यू बतानी है आंसर में। ठीक है, हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो आपको पता है इसने अधिकतम अंक कितने दे रखे हैं, 1800। तो अधिकतम अंक इसमें कितने हैं, जोड़ लो, 40 प्लस ये पूरा अधिकतम अंक है, सबका टोटल कर लो, ये पूरा अधिकतम अंक होता है। 40 + 35 कितना हो गया, 75। 75 और 83 कितना हो जाएगा, 75 और 83 हो जाएगा हमारे पास 100। इसको जोड़ लो, मतलब ऊपर का जोड़ दो पहले, 70 70 + 40 110, 110 + 30 140, 140 + 80 220, 220 + 70 290, 290 + 60 290 + 60 350, 350 से बन गया। और ऊपर के जोड़ लो, इसमें नहीं जुड़ेगा, 5 5 + 3 8 8 + 2 10, तो 10 ये 360। तो मतलब हमें 360 डिग्री की वैल्यू दे दी कितनी, 1800। तो यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1800/360। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 153 डिग्री की वैल्यू। तो 153 डिग्री की क्या हो जाएगी, 1800/360 × 153। तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब काट दो, 2 18 जा, 2 9 जा 18 और 0। ठीक है, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 1 बजे 2 5 जा 10। अब 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 3 5 जा 15। अब क्या बच गया हमारे पास, 5 × 153। लास्ट की मल्टीप्लाई करके दो, 5 3 जा 15, लास्ट में जिसके 5 है वो आंसर है। देखो 2 में आप 5 है तो इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी। 153 × 5, 5 3 जा 15, हासिल लगा 1 5 5 25 26, हासिल लगा 2 5 765। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रक्षेपणों 19 62 30 96 96 73 90 12 और 80 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें इनका क्या बताना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य होता है जो भी हमें नंबर दे रखे हैं, इन नंबर का सबका सम अपॉन में जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। मतलब इन सब का सम कर लो, अपॉन में जितने भी नंबर है इनको क्या कर दो,
डिवाइड कर दो, वो हमारा समांतर माध्यस्थ ज्ञात हो जाएगा। 19 प्लस 62 प्लस 30 प्लस 96 प्लस 96 प्लस 73 प्लस 90 प्लस 12 प्लस 80। ठीक, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 हो गए, तो 9 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सबसे पहले ऐड कर दो। ऐड कैसे करेंगे? ऊपर ऊपर के कर लो पहले। 10 10 प्लस 60 70, 70 प्लस 30 100, 100 प्लस 90 190, 190 90 280, 280 प्लस 70 350, 350 और 90 440, 440 और 10 450, 450 और 80 530 प्लस ऊपर के जोड़ दो। 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 6 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 3 24, 24 प्लस 2 26, 26 ये जोड़ दो 26 अपॉन 9। कितना बन गया? 5 5 6 अपॉन 9। अब इसको कर लो डिवाइड। 5 5 6 को कर लो डिवाइड 9 से। 9 6 जा 54, 2 बच गया, सॉरी 1 बच गया, 1 तो यहाँ से बच गया 6, तो 9 बन जा 9, तो कितना बच गया? 7। 0 बढ़ा दी तो पॉइंट लग गया। 9 7 जा 63, तो कितना आ गया? 61.7। तो देखो 61.7 किसमें है? तो 61.7 का मतलब है इसका अगर हम राउंड ऑफ करेंगे कितना बन जाएगा? 62। तो ऑप्शन कौन सा? 62 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखो। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 26 सेंटीमीटर कोर वाले घन के काटे जा सकने वाले सबसे लंबी लंबवत शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब इसने ये कहा है कि 26 सेंटीमीटर साइड वाला एक घन है, उस घन को हमने काट दिया, इस रूप में काट दिया, उससे काट के एक शंकु बना दिया। उस शंकु का हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है। आपको पता है कि किसी भी शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हमें आयतन निकालना है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7। यहाँ पे आर क्या है? त्रिज्या है, तो त्रिज्या हमें नहीं दे रखी क्वेश्चन में। एच क्या है? हाइट। हाइट हमें नहीं दे रखी है। तो इसने क्या बोला है? हमें रेडियस त्रिज्या निकालनी पड़ेगी और हाइट निकालनी पड़ेगी। इसने दे रखा है एक क्यूब है, एक घन है, उस घन को काट के 26 सेंटीमीटर का घन है, मतलब उसकी साइड 26 सेंटीमीटर है, उस घन को काट के एक शंकु बनाया है। वो जो शंकु बनाया है उसका हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है। मतलब एक घन है, ये हमारे पास ये घन है, इस घन की साइड कितने? 26, ये 26, ये 26, ये 26, ये 26, सारे 26 है। जब इसको एक शंकु का रूप देंगे, जैसे इसने एक शंकु का रूप दिया इस टाइप से रूप दिया, तो जो ये पूरी साइड है, ये एक तो ये पूरी साइड बन जाएगी, ऐसे ये भी पूरी साइड बन जाएगी। जैसे ही एक इनमें से कोई एक पूरी लेंथ जो है, इस पूरी लेंथ का जो है, ये पूरी लेंथ का इस गोले के रूप में बनेगी। मतलब जो ये है हमारे पास 26 सेंटीमीटर की लेंथ है, इस 26 सेंटीमीटर की लेंथ से ही तो नीचे वाला जो ये पोर्शन है ये गोलाई के रूप में आएगा, ये पूरी 26 होगी। ठीक है, समझ रहे हो? जो पूरी एक लेंथ है, जब हमने ये शंकु बनाया तो जो पूरी लेंथ है ये कितनी है? 26 सेंटीमीटर है। तो ये 26 सेंटीमीटर ही तो मिलके ये पूरा गोला बनाएगी पूरी एक। जब पूरा 26 बना दिया तो त्रिज्या होती है ये, तो त्रिज्या मतलब इस पूरी का आधी है भाई। पूरी तो ये कितनी होगी? जब पूरा है, पूरा ये रस्सी गोल बना के पूरी 26 होगी, तो ये पूरी 26 होगी। तो हमसे त्रिज्या का है ना, तो त्रिज्या ये आधा पोर्शन होगा। तो त्रिज्या कितना होगा? जब पूरी 26 होगी तो ये आधी कितनी होगी? 13। तो मतलब हमें त्रिज्या की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? फिर हमें निकालना हाइट। तो हमारी हाइट क्या होती है? हमारी हाइट हो जाएगी ये पूरी हाइट। ये पूरी हाइट का मतलब है, ये पूरी हाइट होगी। तो पूरी हाइट का मतलब है जो ये इसकी लेंथ है, जो घन की पूरी साइड है, ये पूरा भुजा है, ये पूरी भुजा की पूरा भुजा यहाँ लग गई। तो जो इसकी हाइट है वो हाइट कितनी बन गई? 26 की 26 बन गई। मतलब एज इट इज नुक की नुई उठा के ऐसे के ऐसे उठा के इसमें लग गई वो चीज़। तो बस जो चेंज आया वो त्रिज्या में आया। अब सीधा फॉर्मूला उठा के रख दो, आयतन निकालना है, क्योंकि दोनों चीज़ पता चल गई। तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई कितना है? 22/7 इंटू में आर कितना है? 13। तो 13 का स्क्वायर इंटू 26। ठीक,
अब क्या बन जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 22 इंटू 13 इंटू 13, मल्टीप्लाई कर लो 13 इंटू 13 की, तो क्या बन जाएगा 13 इंटू 13 का स्क्वायर तो सीधा याद होगा आपको 169 होता है, या मल्टीप्लाई करके 3 3 9, 3 1 3, 1 3 3, 1 1 1 कितना बन गया 169 बन गया ना, इंटू 26। अब इस यहाँ पे बन गया नीचे 7, यहाँ पे बन गया 3। अब देखो काट के 3 से कट जाएगा, 3 5 15 नहीं कटेगा, तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से बन गया हमारे पास 22, ये 22 है, 22 इंटू 169 इंटू 26 अपॉन 3 इंटू 7। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 22 की 169 में करो सबसे पहले, तो 169 इंटू 22 क्या बनेगा, 9 दूनी 18 हासिल लगाए, 6 दूनी 12 13 हासिल लगाए, 2 एकम 2 3, ठीक, तो 9 दूनी 18 हासिल लगाए, 6 दूनी 12 13 हासिल लगाए, 2 एकम 2 3, ठीक, क्या बन गया 8 8 3 11 हासिल लगाए, 3 3 6 7 और 3, कितना बन गया 3718, कितना बन गया 3718 इंटू 26 अपॉन 7 21, ठीक। अब इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3718 की 3718 की मल्टीप्लाई कर दी 26 में, वो कितना बनेगा 8 6 48 हासिल लगे 4, 6 कम 6 4 10 हासिल लगा 1, 7 6 42 43 हासिल लगे 4, 6 18 4 22, ठीक। इसके बाद 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 3, 2 7 14 हासिल लगा 1, 2 2 3 6 1 7, कितना बन गया हमारे पास बन जाएगा 8 6 3 3 3 3 6 4 2 6 7 2 9, कितना बन गया 9668 अपॉन 21। अब इसको उठा के डिवाइड कर दो, इसको उठा के क्या कर दो डिवाइड कर दो, जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे वो क्या बनेगा 96668, तो डिवाइड कर दो 21 से, तो 21 की कितने 96 के पास कितने में चले जाएगा 21 चौक 4 में जाएगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8 84, 21 चौक 84, कितना बच गया 6 में से 4 गए 2 बचे, 9 में से 1 गया 8 गया 1 बचा, तो 12 है, 126 उतार ले, 126 कितने पे जाएगा 21 छिक जा देखो 6 1 6 6 12 कट जाएगा 6 से, 6 से 126 खत्म। फिर जब ये कहाँ तक होगा यहाँ तक होगा, अब उतार लेंगे 68, अब उतार लिया 68, तो 68 कितने पे जाएगा 3 पे, 3 पे जाएगा ना, 21 की मल्टीप्लाई 3 में करो, 3 दूनी 6, तो 21 दिया 63, तो कितना बच गया 5, तो 0 लगा दिया तो पॉइंट लग गया, और 21 दूनी 42, कितना है आंसर, आंसर देखो जरा, उसमें दे रखा है, तो उसमें दे रखा फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में निकालना आंसर, तो मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है, तो हमने पॉइंट में गलत ले लिया, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। 1 मिनट होगा, हम इसको दोबारा करते हैं, हमें लेना था मिक्स फ्रैक्शन में, हमने निकाल दिया पॉइंट में, कोई बात नहीं। हमें करना किसका है 96668, 99668, यही है ना, 96668 को डिवाइड करना है 21 से, किससे 21 से, तो 21 की किससे करें 4 से, देख लो 21 चौक 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो 21 चौक कितना आ गया 84, तो कितना बच गया यहाँ से 12, ठीक है। अब देख लो 4 ऑप्शन में 4 किस में है, तो ऑप्शन में 4 तो सब में ही है, तो आगे का देखो, तो अब यहाँ से उतार लिया 6, तो ये कितने पे कर जाएगा 21 6 पे, 6 1 6 6 2 12, तो 6 पे पूरा कट गया 126। अब देख लो 46 है, जैसे ऑप्शन में 46 है या सब में ही है, देखिए एक ऑप्शन तो कट गया, तो 46 3 ऑप्शन में आ गया। अब क्या करेंगे, इसका मतलब है, मतलब 126 है ना, तो यहाँ पे 6 उतार लिया, तो यहाँ पे साथ में उतार लो ना सारी चीज, 6668, ठीक, 126 6 6 8, तो ये है 126 है, तो 21 छिक 126 ये कट जाएगा पूरा, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे,
ये बन गया 1260, तो कितना मतलब यहाँ से 6 बच गया, ये 6 बच गया, यहाँ पे बच गया 8, तो 21 चौक 21 तीय क्या बन जाएगा, 3 3 2 6, 21 तीय क्या बन गया 63, कितना बच गया 5। तो अब देखो क्या बन गया हमारे पास, इसको पहले लिखेंगे 4603, फिर रिमाइंडर 5 अपॉन 21, तो क्या आंसर है 4603 5 अपॉन 21, कौन सा ऑप्शन में है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है।